नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को डॉक्टर हिमाद्री के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के अंश सुनाती हूँ। बिखरे हुए नगमे भाग 13। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। शर्मिष्ठा को मन ही मन बहुत से उम्मीदें थी कि उसके शादी में उसके दोनों दीदी के ससुराल वाले तथा और भी बहुत से रिश्तेदार लोग आएंगे, पूरे गांव वाले आएंगे, उसके बहुत से सहेलियां आएंगी जो कि एक साथ पढ़ाई करती थी, तथा कॉलेज के बहुत से प्रोफेसर भी आएंगे, और सभी को मिलाकर पूरे घर आंगन में जिस तरह से जमावड़ा तथा माहौल होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी शर्मिष्ठा को बेसब्री से उम्मीद थी। मन ही मन शर्मिष्ठा भाव विभोर होकर सोचने लगी और आक्षेप जताने लगी। अब उसके शादी डॉक्टर निखिलेश के साथ हुई है, जो उसके लिए स्वाभाविक रूप से न केवल बहुत सम्मान की विषय है तथा बहुत ही गर्व की विषय है। शर्मिष्ठा एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं। ऐसे में आमतौर पर वर वधू के ऐसी जोड़ी नहीं बनती। फिर भी आपसी प्यार मोहब्बत हो जाना तथा दोनों के शादी होना सचमुच शर्मिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में स्वीकार की जा सकती है। मगर उसने कभी सोचा भी नहीं कि उसकी शादी इस तरह से बिना आडंबर के होंगी, अपने घर के बजाय मंदिर में, तथा बगैर आत्मीय परिजनों के, बगैर किसी अपनों के, यहाँ तक कि अपने किसी भाई बंधु के बिना ही उसके शादी हो गई, जिसे लेकर मन ही मन शर्मिष्ठा दुखी होती है। संगीता और सरोजिनी दोनों के शादी में लगभग 200 से भी ज्यादा बाराती आए थे। लगभग 500-600 लोग इकट्ठा हुए थे। अपने गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। उनके बहुत सारे सहेलियां भी आई थी। सुबह से ही शहनाई के भीनी भीनी सूर तथा बहुत से फूलों की और इत्र की सुगंध पूरे घर आंगन तथा सभी के मन को महकाती रही। सभी के मन में एक अलग ही तरह की आनंद बिखर रही थी। सभी के चेहरे पर खुशियों के झलके आसानी से दिखाई दे रही थी। चारों ओर खुशियों के तरंगे बह रही थी। लग्न मुहूर्त के अनुसार संगीता की शादी होते होते रात के लगभग 2 बज चुकी थी। सरोजिनी के शादी में भी वैसा ही हुआ था। लगभग रात को 10 बजे शादी शुरू हुई और पूरे विधि विधान के साथ रात के 3 बजे तक कार्यक्रम चलती रही। बहुत से लोग खाना खाकर अपने घर को चले गए। गर्मी के मौसम थी तो ज्यादातर लोग आंगन में ही सोकर रात गुजर दिए। लगभग 20-25 जनवरी थे जो पूरे रात भर जागते हुए शादी कार्यक्रम संपन्न करवाने में सहयोग किया। अगले दिन विधिपूर्वक सरोजिनी अपने पति देव तथा ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल की ओर रवाना होती है। पूरे घर आंगन में बेटी के विदाई के विलाप की सूर बह रही थी। एक तरफ जहां कुछ लोग खुश हैं, वहीं बहुत से लोग रोते बिलखते रहे। एक अलग ही दृश्य देखने को मिलते हैं। शादी के समय पूरे घर में बच्चों के खेलने कूदने की और हंसी कलरव और शहनाई की भीनी भीनी सूर न केवल मन को मोहित करती है, दिल में एक अलग तरह की एहसास जगाती है कि अब बेटी को अपने मायके से विदाई लेने की समय नजदीक आ गई है। सभी के मन में अलग तरह की लहरों की उत्पन्न होती है, जो सभी के मन को भाती है। अक्सर शादी होते होते रात गुजर जाती है। अगले दिन बेटी को ससुराल में भेजने की तैयारियां चलती है। बेटी के घर से बहुत से गृहस्थी के सामान वगैरह समेटकर बेटी के साथ दे दी जाती है, ताकि शुरुआती दिनों में बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, किसी भी सामान की कमी महसूस ना हो, जब तक कि धीरे धीरे बेटी के गृहस्थी अपनी पैरों पर खड़ी ना हो सके। मायके वाले हर पल यही सोचते हैं कि बेटी के विदाई में किसी भी तरह की कमी ना रह जाए, ताकि बेटी को तकलीफ ना हो। ऐसे बहुत से सामानों के साथ बेटी को अपने दामाद तथा उसके घर वालों के साथ ससुराल के लिए विदा करते हैं, जो एक सामाजिक परंपरा है। वह पल एक तरफ जहां बहुत ही दुख भरी पल होती है, वहीं बेटी के माता पिता तथा परिजनों के आंखों में बेटी की विदाई के क्षणों के खुशियों की आंसू बहती रहती है, जो कभी ना भूलने वाली क्षण होती है। संगीता और सरोजिनी दोनों ही अपने अपने ससुराल में चली गई। संगीता घर की बड़ी बेटी है।
ऐसे में जब संगीता के लिए बारात आई थी तो छोटी दोनों बहनें सरोजिनी और शर्मिष्ठा अपने सहेलियों के साथ मिलकर गेट पर खड़ी होकर नेक मांगने पर लगभग घंटे भर आपस में खींचतान चलती रही। उसके बाद वर गजेंद्र के तरफ से खूब सारे रुपया दिए गए, तब जाकर गेट खोल दी गई। उस पैसे से आधे शर्मिष्ठा खुद अपने पास रख लिया और कहने लगी, मैं सबसे छोटी हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर ही इतने सारे पैसे दिए हैं, इसलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। जिस पर मजाकिया लहजे में सभी ने कहने लगी, हाँ हाँ समझ गई, तेरे ही कारण हमें ज्यादा पैसे मिले हैं। तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, छोटी साली है, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि तू भी संगीता के साथ साथ फेरे ले ले, किसने माना किया। और भी बहुत सी बातें कहने लगी, जिस बात को याद करते हुए आज भी शर्मिष्ठा को शर्म आती है। शर्मिष्ठा आक्षेप जताते हुए सोचने लगी, दोनों दीदी के शादी के मौके कितने खुशी के लम्हे थी। कितने दिनों तक हमारे घर आंगन में बिखरे सामान वगैरह इन शादियों के गवाह बनी रही। हमारे पूरे घर वाले तथा दीदी के ससुराल वाले और हमारे रिश्तेदार लोग, सारे गांव वाले उनके शादी के गवाह बने रहे। मगर मेरी किस्मत में ऐसा ना हो सका, ना तो मेरी माँ के किस्मत में ऐसा हो सका। अगर पिताजी जीवित होते तो उनके मन में बहुत तकलीफ होती। वैसे तकलीफ तो माँ जी को भी बहुत हुई है, मगर किस्मत के आगे कभी कभी हम लोग विवश हो जाते हैं। हमारी शादी में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से गवाह नहीं थे। मेरी माँ और संगीता दीदी, जिजाजी और पंडित जी के अलावा सबसे बड़ी गवाह के रूप में देवी माँ मंदिर में प्रतिष्ठित थी। ना जाने वह कौन सी ऐसी घड़ी थी कि निखिलेश से मेरी मुलाकात हुई और मेरी जीवन की दिशा ही बदल गई। अगर उससे मुलाकात ना होती तो पता नहीं क्या होता, मगर ने संदेह निखिलेश बहुत अच्छा लड़का है, किसी और से उसका तुलना नहीं कर सकते। ऐसे ऑनेस्ट और अच्छा लड़का शायद ही कोई दुनिया में है। शायद उसके साथ मेरी जन्म जन्मांतर की रिश्ता है। तभी तो मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों में प्यार हो गया और लाखों अड़चनों के बीच भी वह मुझसे शादी करने से पीछे नहीं हटा। अगर कोई दूसरा होता तो शायद मुझसे शादी करने की बजाय अपने माता पिता के बताए हुए पथ पर चलते हुए किसी और से शादी करके घर बस लेता। मगर इस लिहाज से देखा जाए तो सचमुच निखिलेश बहुत समझदार है और आगे भी निष्ठापूर्वक दाम्पत्य जीवन निभाते रहेगा। भगवान को लाख लाख शुक्रिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी निखिलेश जीवन भर मेरा साथ दे तो स्वाभाविक है कि मेरी जीवन सार्थक हो जाएगी। पूरे दिन भर अपने सासू माँ और देवर नंदों के बीच में शर्मिष्ठा के समय खुशी से बीतने लगी। बहुत से हंसी मजाक के बीच समय बीतने लगी, क्योंकि शर्मिष्ठा और निखिलेश दोनों के ही अब छुट्टी चल रही है। ऐसे में बहुत सारे गप्पे शप्पे के बीच में सभी के समय बीतने लगा। इस समय शर्मिष्ठा इस घर की नई बहू तथा सबसे बड़ी है। ऐसे में सभी लोग उसे बहुत ही प्यार से देखते हैं तथा सम्मान भी करते हैं। और देखते ही देखते समय बीतने लगा। 2 दिन के बाद शर्मिष्ठा और निखिलेश के दाम्पत्य जीवन की एक नई अध्याय की शुरुआत होती है, क्योंकि शास्त्रीय विधि विधान सारे समाप्त हो जाती है और आज से निखिलेश अपने कमरे में अपने पत्नी शर्मिष्ठा के साथ रहने लगा। ऐसे में रात भर आपसी वार्तालाप और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावनाओं के बीच रात बीतकर कब सुबह हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलती है जब सुबह के सूरज माथे पर चढ़ जाता और दरवाजे पर चाय की घंटी बजती है। छोटी बहन चंद्रकला चाय लेकर दरवाजे पर दस्तक देती है। मगर जैसे ही छुट्टी खत्म हो गई, फिर से नई दिनचर्या की शुरुआत होती है। घर के सभी लोग सुबह की सूर्योदय से पहले उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि घर में सबको मिलाकर अब 10 के बजाय 11 लोग हो गए। नियमित रूप से सभी के लिए नाश्ता पानी, फिर दोपहर के खाना बनवाने में बहुत से समय बीतता है तथा परेशानियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में सभी को सुबह जल्द उठने की आदत हो गई है, जो शर्मिष्ठा को नहीं है। आता वह अपने मायके की तरह देर से उठकर कॉलेज में जाने के लिए तैयार होती है और नाश्ता वगैरह खाकर निखिलेश के साथ अपनी ड्यूटी में निकल जाती है और शाम को वापस ससुराल में अर्थात अपने घर में लौट कर आती है।
ऐसे में शर्मिष्ठा अपने घर संसार की किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती और यह रोज की नियम बन गई है। इस बाबत कभी कभी घर में आपस में चर्चाएं होती है। मनोरमा तो कभी चंद्रकला अपनी माँ से शिकायत करती है और कहती है, माँ, अब तो भाभी जी भी हमारे घर की एक सदस्य है। जब हम लोग अपनी तरफ से रसोई के सारे काम करती हूँ तो भाभी जी को भी चाहिए कि वह हमारे काम में मदद करें, क्योंकि हमारी भी पढ़ाई लिखाई है, हमें भी तो कॉलेज में जाने होते हैं। ऐसे में माँ कस्तूरी देवी समझते हुए कहती है, बेटा, अभी तुम्हारे भाभी नहीं है, उसे हमारे घर के माहौल में ढलने के लिए समय लगेंगे। समय के साथ साथ वह भी घर की कामकाज सब सीख जाएगी, तब देखना तुम लोगों से भी ज्यादा काम करेगी। समय बीतता चला गया कि शर्मिष्ठा की दिनचर्या में किसी भी तरह की बदलाव नहीं हुआ। रोज सुबह देरी से उठना और झटपट तैयार होकर नाश्ता करते हुए चले जाना। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।